हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का द फिल्म रिकॉर्डर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि एक टाउन में न्यूज़पेपर फेंक रहा था। उस टाउन में एक मुर्दा घर भी था जहां वो बच्चा देखता है कि बहुत दिनों से मॉर्चरी के बाहर से किसी ने भी न्यूज़पेपर नहीं उठाया था। वो बच्चा अपना कैमरा लेकर मॉर्चरी को चेक करने जाता है और पिक्चर क्लिक करने लगता है, पर तभी उसे वहाँ किसी की आंखें नजर आती है। वो वहाँ से भाग पाता कि उतने में ही एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम डाक था घर के अंदर से निकलकर उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो बच्चा इतना डर जाता है कि बिना अपना कैमरा लिए ही वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद मिस्टर डाक उस बच्चे के कैमरे को एक डब्बे में डाल देता है जहाँ पर पहले से ही कुछ सामान पड़ा हुआ था, और ये शायद उन लोगों का सामान था जो कि पहले यहाँ विजिट कर चुके थे। खैर, नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर डाक को एक छोटे बच्चे का फ्यूनरल करते हुए देखते हैं। फ्यूनरल के खत्म हो जाने के बाद वहाँ सैम नाम की एक लड़की आती है। दरअसल सैम उस मुर्दा घर में जॉब करने के लिए आई थी, क्योंकि मिस्टर डाक ने हेल्पर जॉब के लिए बाहर बोर्ड लगाया हुआ था। सैम अंदर आकर किसी भी चीज से नहीं डर रही थी, बल्कि उसको वहाँ रखी चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। जब उसकी नजर वहाँ पड़ी कुछ बुक्स पर पड़ती है तो वो उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। मिस्टर डाक उसे बताता है कि उन बुक्स में बहुत से मरे लोगों की कहानियां हैं, जिस पर सैम उन्हें उनमें से कुछ हॉरर स्टोरी सुनाने को बोलती है। तब डाक उसे 1985 की एक स्टोरी को सुनाता है, जहाँ पर हम एक लड़की को पार्टी में देखते हैं जो कि थोड़ी देर बाद वॉशरूम में चली जाती है। इसके बाद जब वो उस वॉशरूम की लाइट्स को ऑन करती है तब उसके हाथ में कुछ चिपचिपा सा पदार्थ लग जाता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि ये कोई सीधी साधी लड़की नहीं बल्कि चोर थी, जिसने पार्टी में मौजूद लड़कों के पर्स को चुरा लिया था। वो उनमें से सारे पैसे और कीमती सामान निकालकर वॉलेट को डस्टबिन में फेंक देती है, और जब वो वहाँ से जाने वाली होती है तब उसी वक्त उसके पास से एक कबर्ड से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो उस कबर्ड को खोलने लगती है, पर वो कबर्ड लॉक था। लेकिन वो लड़की कोशिश करने के बाद उसे खोल ही लेती है, पर उस दरवाजे के खुलते ही उस लड़की की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे एक भयानक मॉन्स्टर था जिसके बहुत ही लंबे लंबे पैर थे, जिसे किसी ने वहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। वो मॉन्स्टर बाहर आने की कोशिश करने लगता है, तब वो लड़की डर से किसी तरह उस दरवाजे को बंद करने में कामयाब रहती है, और उस मॉन्स्टर को बंद करने के बाद वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगती है। पर जल्दबाजी में उससे एक चुराई हुई घड़ी गिर जाती है, और जैसे ही वो लड़की डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है, वो मॉन्स्टर उस पर हमला करके उसे दो हिस्सों में तोड़ते हुए अपनी पास खींच लेता है, और साथ ही वो वॉशरूम की लाइट्स को भी ऑफ कर देता है। इसी के साथ मिस्टर डाक अपनी पहली स्टोरी को खत्म करता है। लेकिन सैम को ये स्टोरी कुछ खास पसंद नहीं आई थी। वो डाक को इससे भी ज्यादा डरावनी स्टोरी सुनाने को बोलती है। डाक उसे नेक्स्ट स्टोरी सुनाने को तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो सैम से जॉब एग्रीमेंट पे साइन भी ले लेता है। सैम से पेपर पर साइन लेने के बाद मिस्टर डाक उसे नेक्स्ट स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं, जो कि पहली स्टोरी से 10 साल बाद की थी, जिसका मेन कैरेक्टर जेफ नाम का एक अय्यास लड़का था। एक दिन उसकी मुलाकात सीधी साधी सैंड्रा से होती है, और वो उसे अपने घर पर हो रही नाइट पार्टी के लिए इनवाइट करता है, जिसे सैंड्रा भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद जब सैंड्रा पार्टी में आती है तो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। इसके बाद जब अगली सुबह जेफ उठता है तो देखता है कि सैंड्रा उसके पास नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी पर भी अजीब से निशान बने हुए थे। इसलिए वो तुरंत ही एक डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चला जाता है। डॉक्टर उसकी जाँच कर ही रहे होते हैं कि तभी उसे जेफ के पेट से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान था। वो तुरंत ही रिपोर्ट्स को चेक करता है और उसे पता चलता है कि जेफ प्रेग्नेंट हो चुका है। डॉक्टर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो जेफ को गर्भ निरोधक गोलियां देता है ताकि वो बच्चे को मार सके, लेकिन जब जेफ वो पिल्स लेता है उसके साथ उल्टा होने लगता है, क्योंकि उसका पेट अचानक से ही बड़ा हो रहा था। अब वो डरकर सैंड्रा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसने ही सैंड्रा का नंबर फिजिकल होने के बाद मिटा दिया था। दरअसल जेफ सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल की चीज समझता था, और सैंड्रा को मिलाकर उसने कुल 67 लड़कियों की लाइफ को खराब किया था। खैर, जेफ सैंड्रा को कॉल करने की कोशिश करता रहता है और आखिरकार वो कामयाब भी हो जाता है। वो तुरंत ही सैंड्रा से उसके घर का एड्रेस लेकर उसके घर जाने के लिए निकलने लगता है। अब इससे पहले कि वो घर से निकल पाता, वहाँ उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं ताकि वो उसके 67 लड़कियों के साथ फिजिकल होने के अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही गर्व की बात थी। जिसे सेलिब्रेट करने के लिए जेफ के सभी दोस्त उसे कंधे पर उठा लेते हैं, पर तभी जेफ के पेट में अचानक से बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और उसके पार्ट से कुछ चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है, जो कि सीधा उसके दोस्तों पर जाकर गिरता है। जेफ तुरंत ही अपने कार की चाबी लेकर सैंड्रा के घर पहुंच जाता है और उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। सैंड्रा कहती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं, क्योंकि तुमने ही प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था, जिस वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। अभी सैंड्रा उससे बोल ही रही थी कि तभी जेफ का पेन अचानक से बढ़ जाता
जाता है और उसका पेट बढ़ने लगता है। अब क्योंकि बेबी के निकलने की कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए उसका पेट फट जाता है, जिससे उसकी तो मौत हो जाती है, पर वो एक एलियन बच्चे को जन्म दे चुका था। फिर सैंड्रा की माँ उस बच्चे को ले जाकर एक रूम में रख देती है, जहाँ पहले से ही बहुत से बच्चे मौजूद थे, जिसका साफ मतलब था कि सैंड्रा ऐसा पहले भी बहुत लोगों के साथ कर चुकी है। और इसी के साथ मिस्टर डार्क की दूसरी स्टोरी भी यहीं खत्म होती है। सैम को ये स्टोरी थोड़ी अच्छी लगती है क्योंकि इसमें सस्पेंस और हॉरर था। इसके बाद मिस्टर डार्क सैम को मॉर्चरी के बेसमेंट में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो उसे एक लड़की की डेड बॉडी को दिखाते हुए उसी की स्टोरी सुनाने लगते हैं। उसकी स्टोरी पिछली स्टोरी से 10 साल बाद की थी। यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जिसकी नई नई शादी हुई थी और वो काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन बदकिस्मती से शादी के तुरंत बाद ही वो लड़की बीमार होकर कोमा में चली जाती है। लेकिन उसका हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो उसे ठीक करने के लिए सभी कोशिशें करता है, पर उसकी वाइफ की हालत नहीं सुधर रही थी। इसी बात से वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया था। एक दिन ऐसे ही डॉक्टर उसे उसकी वाइफ को जहर देने के लिए कहता है। पहले तो हस्बैंड नहीं मानता, पर डॉक्टर के समझाने पर उसे भी यही सही लगने लगता है और वो अपनी वाइफ को खाने में जहर मिलाकर खिलाता है ताकि वो दोनों ही आजाद हो सकें। लेकिन तभी उस जहरीले सूप को पीने के बाद उसकी वाइफ का हाथ मूव होने लगता है और वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती है। अब अपनी वाइफ को रिस्पॉन्ड करते हुए देखकर उसका हस्बैंड अपनी वाइफ से सारा खाना वॉमिट करवाता है ताकि उसने जो भी जहर खाया है वो बॉडी से निकल जाए। उसकी कोशिश रंग भी लाती है क्योंकि सारा खाना बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ का सिर टेबल पे पड़े एक स्टैचू से टकराता है और वो स्टैचू उसके सिर में घुस जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर हस्बैंड घबराकर डॉक्टर को कॉल करता है और उसे सारी बातें बता देता है कि किस तरह गलती से उसकी वाइफ की जान चली गई। डॉक्टर तुरंत ही उसे उसकी वाइफ की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बोलता है। हस्बैंड उसकी बात मानकर अपनी वाइफ की डेड बॉडी को काट कर एक सूटकेस में भर देता है और लिफ्ट तक ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में उस सूटकेस को ले जाता है, लिफ्ट चलते चलते अचानक रुक जाती है। वो उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट नहीं खुलती। तभी वो देखता है कि उस सूटकेस में से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। उसी वक्त उसकी आवाज एक नेबर सुन लेती है और वो हेल्प के लिए पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन इतने में ही वो लिफ्ट अचानक से चलने लगती है और वो काफी ज्यादा तेजी से नीचे जा रही थी। इसी बीच उस आदमी को अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए हसीन पल याद आने लगते हैं, पर जैसे ही वो होश में आता है, वो देखता है कि उसकी वाइफ की भयानक आत्मा आकर उसे किस कर रही है। पर जैसे ही लिफ्ट नीचे उतरती है, हमें पता चलता है कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, बाकी कुछ भी नहीं। तब तक वहाँ पर नेबर द्वारा बुलाई गई पुलिस भी आ गई थी और उसे वहाँ पर सूटकेस पड़ा मिलता है जिसमें उसकी वाइफ की लाश थी और हस्बैंड को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इसी के साथ मिस्टर डार्क की थर्ड स्टोरी भी खत्म हो जाती है। सैम को ये वाली स्टोरी भी बहुत पसंद आई थी और वो डार्क को कहती है कि उनकी सभी स्टोरीज के मुताबिक जो बुरा काम करता है उसके साथ बुरा ही होता है। अब सैम उसे वहीं एक सच्चाई बताते हुए कहती है कि वो यहाँ जॉब के चलते नहीं आई, बल्कि वो तो उस बच्चे की डेड बॉडी को देखने आई थी जिसका फ्यूनरल हाल ही में हुआ था। सैम कहती है कि उस बच्चे की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ और फिर वो मिस्टर डार्क को पूरी स्टोरी सुनाते हुए कहती है कि मैं उस बच्चे की बेबी सिटर थी क्योंकि उसके पेरेंट्स टाउन के बाहर गए हुए थे, तो उसे उस बच्चे का ख्याल रखना था। खैर, सैम को जब भूख लगती है तब वो किचन में अपने लिए मीट पकाने जाती है। उसी समय टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें एंकर बताता है कि बच्चों का एक साइको किलर जेल से भाग गया है। उसी वक्त एक घायल व्यक्ति सैम को वहाँ पर दिखाई देता है जिसकी वो हेल्प करने लगती है, पर उसी वक्त सैम को मकान मालिक का वॉइस मैसेज मिलता है जो कि सभी को उस साइको से बचने की हिदायत दे रही थी। इतना सुनते ही सैम सतर्क हो जाती है और उस आदमी का हाथ जूसर में डालकर उसे पीस देती है। वो उसे मारने भी लगती है। यहीं इन दोनों की जबरदस्त फाइट होती है जिसमें सैम भी काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी। लेकिन जब वो आदमी बच्चे के रूम में जाने लगता है तब सैम एक बार फिर से हिम्मत करके उससे फाइट करती है और फाइट करते करते वो उसे सीढ़ियों से भी नीचे गिरा देती है। सैम उसके पास एक टीवी लेकर आती है और कहती है कि तुमने मेरा डिनर खराब किया। इतना बोलते ही वो उस पर टीवी फेंक देती है जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इसके कुछ ही देर बाद उस बच्चे के पेरेंट्स घर पर आते हैं और घर का माहौल देखकर तो उनके होश ही उड़ गए थे। लेकिन जब वो उस लड़के की डेड बॉडी को देखते हैं तो उनकी टेंशन डबल हो जाती है क्योंकि वो ही उस बच्चे का बेबी सिटर था। और यहाँ पर एक खुलता है बड़ा ट्विस्ट। दरअसल सैम उस बच्चे की बेबी सिटर नहीं थी, बल्कि वो तो वही जेल से भागी हुई साइको किलर थी और बेबी सिटर तो वो लड़का था जिसे उसने मार डाला था। सैम मिस्टर डार्क से कहती है कि वो तो सिर्फ इनाम के तौर पर उस बच्चे का दांत लेने आई थी क्योंकि वो अपने द्वारा मारे गए हर विक्टिम का दांत एज एन अचीवमेंट अपने पास रखती थी। इसके बाद वो डार्क से कहती है कि वो उसकी सच्चाई किसी को ना बताए वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। डार्क भी उसकी इस बात पर हाँ कर देता है, लेकिन सैम उल्टा मिस्टर डार्क के पेट में चाकू से वार कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। पर उसी समय मिस्टर डार्क उठ जाता है और
और शैतानों की तरह हंसने लगता है। ये देखकर सैम की हवा टाइट हो चुकी थी। वो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो वहाँ पे एक लूप में फंस चुकी थी और उस मुर्दा घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। दरअसल उसके साथ ऐसा इसलिए ही हो रहा था क्योंकि उसने वर्क एग्रीमेंट पर साइन किया था। भागते भागते सैम मॉर्चरी की एक लाइब्रेरी में पहुंचती है, जहां मिस्टर डार्क कुछ किताबें उसके पास गिराने लगते हैं। इन बुक्स में उन्हीं बच्चों की कहानियां थी जिसे उसने तड़पा तड़पा कर मारा था। तभी उन बुक्स में से बच्चों की सोल्स निकलती हैं और सैम को पकड़कर खाने लगती हैं। जिसके बाद मिस्टर डार्क उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करके उसे सिल देता है और खुद खुशी होकर मुर्दा घर से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही मिस्टर डार्क मुर्दा घर के बाहर कदम रखते हैं, वो राख में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि मिस्टर डार्क इस मॉर्चरी में फंसे हुए थे और अब सैम के आ जाने के बाद वो आजाद हो गए। इधर अंदर डार्क के जाते ही सैम की आंखें खुलती हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये स्टोरी सैम उसी न्यूज़पेपर वाले बच्चे को सुना रही है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। सैम की कहानियां सुनकर वो बच्चा डर जाता है और घर जाने के लिए बोलता है। सैम उस लड़के से कहती है कि तुम अभी रुको, अभी तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है, जिसका मतलब था कि वो अभी भी बच्चों का शिकार करती है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की सारी स्टोरीज एक ही कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई हैं, जो ये है कि अगर आप दूसरों के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ हमेशा ही बुरा होगा। मेरा एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है, लेकिन अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप